सोचिए एक ऐसे कमांडर के बारे में जिसने कभी कोई जंग हारी ही नहीं। एक ऐसा शहंशाह जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। और एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 32 साल की उम्र में हमेशा के लिए इतिहास का रुख मोड़ दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या था उसमें कि इतनी कम उम्र में उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। चलिए आज मिलकर उसकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। उसकी महानता का अंदाजा लगाना है तो कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। सिर्फ 12 साल के अपने शासन में उसने उस जमाने का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। और इस दौरान उसकी फौजों ने लगभग 12,000 मील का सफर तय किया, मतलब ग्रीस से लेके हिंदुस्तान तक। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ उसने अपनी मौत से पहले महज 32 साल की उम्र में कर दिखाया था। तो चलिए सबसे पहले सिकंदर की उसी पहचान की बात करते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया उसे जानती है। एक अजेय विश्व विजेता। उसकी सैन्य कामयाबियों ने ही उसे इतिहास में अमर बना दिया। कहते हैं उसकी सेना ने कभी हार का मुंह ही नहीं देखा। उसने फारस जैसे उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और यूरोप से लेकर एशिया तक अपना परचम लहराया। लेकिन हर विजेता की एक शुरुआत होती है ना। सिकंदर की कहानी भी एक राजकुमार के तौर पर शुरू हुई जिसे तालीम मिली थी उस दौर की सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु से, और यहीं से उसकी सोच ने आकार लेना शुरू किया। सिकंदर का जन्म हुआ था मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय के घर। उसके पिता ने उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा महान दार्शनिक अरस्तु को सौंपा, जिन्होंने सिकंदर को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया बल्कि राजनीति, नैतिकता और युद्ध की रणनीतियां भी सिखाईं। लेकिन फिर 336 ईसा पूर्व में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। जब सिकंदर सिर्फ 20 साल का था, उसके पिता की हत्या हो गई और उसे अचानक राजगद्दी संभालनी पड़ी। अब देखिए, राजा बनते ही सिकंदर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी गद्दी को महफूज रखना। उसने बहुत तेजी और कह सकते हैं बहुत बेरहमी से काम लिया। सिंहासन के लिए जो भी खतरा बन सकता था, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या कोई और दावेदार, सबको रास्ते से हटा दिया गया। और इस तरह उसने अपनी सत्ता को बिल्कुल मजबूत कर लिया। मैसेडोनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद सिकंदर ने अपनी नजरें घुमाई दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर की तरफ, यानी कि फारसी साम्राज्य पर। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। उसने इस जंग को एक मकसद दिया। उसने यूनानियों को ये कहकर एकजुट किया कि ये फारस से पुराने हमलों का बदला लेने का वक्त है और वो इस बड़े यूनानी अभियान की अगुवाई करेगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। गोगोमेला की जो सबसे बड़ी और डिसाइसिव लड़ाई थी, उसमें सिकंदर की सेना फारस के राजा डेरियस तृतीय की सेना के सामने कुछ भी नहीं थी। अंदाजा लगाइए, डेरियस के पास थे लगभग 2.5 लाख सैनिक और सिकंदर के पास सिर्फ 50,000 के आसपास। इतना ही नहीं, फारसी सेना में अमर सैनिक या दी इमॉर्टल्स नाम की एक खास टुकड़ी भी थी। ये 10,000 सैनिकों का एक ऐसा दस्ता था जिनकी गिनती कभी कम ही नहीं होती थी। जैसे ही एक सैनिक जंग में गिरता, दूसरा फौरन उसकी जगह ले लेता। इन सारी चुनौतियों के बावजूद सिकंदर की जबरदस्त रणनीति और उसकी सेना का जोश दुश्मन की बड़ी तादाद पर भारी पड़ गया। ग्रैनिकस और इसूस जैसी लड़ाइयों में जीत के बाद गोगुमेला की जंग में उसने डेरियस की विशाल सेना को तहस-नहस कर दिया। इसके बाद उसने पारस की आलीशान राजधानी पर्सेपोलिस पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ उस महान साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। फारस को जीतने के बाद भी सिकंदर रुका नहीं। उसका महत्वाकांक्षी अभियान उसे भारतीय उपमहाद्वीप की दहलीज तक ले आया। भारत की धरती पर सिकंदर का स्वागत 2 अलग-अलग तरीकों से हुआ। एक तरफ तक्षशिला के राजा आम्भी ने बिना लड़े ही हार मान ली और अपनी सेना भी सिकंदर को सौंप दी। तो दूसरी तरफ थे पंजाब के राजा पोरस, जिन्होंने अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ने का फैसला किया। झेलम नदी के किनारे हुई ये लड़ाई सिकंदर के लिए एक बिल्कुल नई और भयानक चुनौती थी। यहाँ पहली बार उसकी सेना का सामना हुआ जंगी हाथियों से। सोचिए, उसके सैनिकों के लिए ये नज़ारा कितना डरावना रहा होगा। ऊपर से मॉनसून की लगातार बारिश ने मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जंग में हारने के बाद जब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ कैसा सुलूक किया जाए,
तो पोरस ने बड़ी शान और बहादुरी से जवाब दिया, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर पोरस के इस आत्मसम्मान से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ उन्हें आजाद किया बल्कि उनका राज्य भी लौटा दिया। पोरस पर जीत के बाद भी सिकंदर का दुनिया जीतने का सपना अभी अधूरा था। वो और भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इस बार उसकी अपनी ही सेना ने जवाब दे दिया। सालों की लगातार लड़ाई से थके हारे सैनिकों ने व्यास नदी पर आकर विद्रोह कर दिया और आगे जाने से साफ इनकार कर दिया। शायद पहली बार सिकंदर को अपनी ही सेना के सामने झुकना पड़ा और वापस मुड़ने का फैसला लेना पड़ा। सिकंदर की जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन दुनिया पर जो छाप वो छोड़ गया वो बहुत गहरी और स्थायी थी। उसकी विरासत को देखें तो उसके अभियानों ने यूरोप और भारत के बीच व्यापार के नए जमीनी और समुद्री रास्ते खोले। उसने जहां जहां जीत हासिल की वहां यूनानी संस्कृति को फैलाया, कला, भाषा और सोच का एक ऐसा मेलजोल हुआ जिसे हेलेनिस्टिक कल्चर कहा जाता है। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम भारत में उसके आक्रमण ने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट होने पर मजबूर किया, जिसने बाद में मौर्य साम्राज्य के उदय की नींव रखी। और रही बात जंग की, तो उसकी रणनीतियों को तो आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाया जाता है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की कभी टक्कर हुई थी? तो देखिए, अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो जवाब साफ हो जाता है। जब सिकंदर ने भारत में पोरस से युद्ध किया, तब चंद्रगुप्त सिर्फ एक किशोर थे, करीब 14 साल के। और जब तक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तब तक सिकंदर की बेबीलोन में मौत हो चुकी थी। तो इन दो महान शासकों के बीच किसी सीधी लड़ाई का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, सिकंदर को क्या कहा जाए? एक महान विजेता जिसने दुनिया को जोड़ने का काम किया, या एक क्रूर शासक जिसकी महत्वाकांक्षा की कीमत लाखों बेगुनाहों ने चुकाई? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। उसकी विरासत इतनी पेचीदा है कि आज भी इतिहासकार इस पर बहस करते हैं, और ये सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं।